उन्होंने और बाकी की जो कम्युनिटी है उसने क्या स्ट्रगल किया था। सिंपल सा है, इसमें ये पहले कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे और फिर बताएंगे कि क्या क्या किया गया था और बताएंगे कि किस तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को अपनाया जाता था। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। सो ये बन गई आपकी अपार्थाइड की डेफिनेशन। The white Europeans imposed this system on South Africa. During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied with arms and force in the way they occupied India. इन्होंने बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंडिया को ऑक्यूपाई किया था, इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी ऑक्यूपाई किया अपने फोर्स से। But unlike India, a large number of white had settled in South Africa and became the local rulers. तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो व्हाइट्स ने अपने आप को इंक्लूड किया था, वो बेसिकली पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाह रहे थे। वो उन्होंने पॉलिटिक्स में पहले लोगों को लड़वाया, मगर यहाँ पर वो लोकल किंग्स बनना शुरू हो चुके थे। ओके, सो ये हो गया। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। सो बेसिकली अपार्थाइड मैंने आपको बता दिया कि स्किन कलर के ऊपर पूरा डिस्क्रिमिनेशन था। इन्होंने स्किन के कलर के ऊपर ही पूरी सोसाइटी को बांटा था और उनसे रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज है उनको डिस्क्रिमिनेट किया था, जैसे बताया मैंने। तो नेटिव पीपल कौन थे साउथ अफ्रीका के, वो ब्लैक थे, ब्लैक इन कलर। दे मेड अप ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। मतलब 3/4 उस पॉपुलेशन की साउथ अफ्रीका की वो कौन थे, काले लोग ही थे, ब्लैक्स थे, तो वो 3/4 थे। इसके अलावा दो और ग्रुप्स की बात की जाएगी इसके अंदर, देखते हैं कौन सी। बताया था मैंने आपको, बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। The white rulers treated all non-whites as inferiors. The non-whites did not have the voting rights. So basically ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। इलेक्शन हो रहा है मगर ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि सबके पास वोटिंग राइट नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। और आपको अच्छी तरीके से पता है मॉडर्न डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इक्वालिटी। सो यहाँ पे ये जो 3 सेक्शंस थे, बाकी के नॉन वाइट, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। और उनके पास क्या नहीं, एक्सेस क्या नहीं था, पब्लिक टॉयलेट्स का उनको एक्सेस नहीं था। वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। कहने का मतलब ये है कि जो गोरे और काले थे उनके लिए ये पब्लिक टॉयलेट्स और बेसिक एमिनिटीज जो होती हैं वो अलग अलग थी। मतलब गोरे जो हैं वो, मतलब काले जो हैं, जो ब्लैक्स हैं या नॉन वाइट कहें तो नॉन वाइट्स वर नॉट सपोज टू यूज पब्लिक टॉयलेट्स विच वर बीइंग मेड फॉर वाइट कम्युनिटी। अब आप देखो, इसको आप पढ़ने की कोशिश करो। इस बोर्ड में आपको पता चलेगा कि डर्बन के बीच पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि साफ साफ ये बता देता है कि यहाँ पर सिर्फ वाइट कम्युनिटी ही इसे बाथिंग पर्पस के लिए यूज कर सकती है। Non-white community is not supposed to use this. Okay. So they could not even visit the churches where the whites worshipped. Black could not form association or protest against the terrible treatment. So basically एक आवाज जो होती है कि मैं आपको परेशान करता रहूंगा, बट आपके पास मैं आपको इतनी भी आज़ादी नहीं दूंगा कि आप उस परेशानी के खिलाफ आवाज उठा सकें। सो कुल मिला के आपको मैंने पिंजरे में बंद कर दिया और चाबी उठा के समंदर में फेंक दी। सो सिंस 1950, सोचो आप चर्चेज, जैसे आप मंदिर जाते होगे, मस्जिद जाते होगे, वैसे ही चर्चेज होते हैं जहां पर भगवान से कनेक्ट किया जाता है। भगवान ने तो सबको ही बनाया, जैसे ब्लैक्स को बनाया वैसे गोरों को बनाया। तो वो जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे थे तो आपने जो उनकी पूजा का स्थल है वहां पर भी आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। कहा कि जिन चर्चेज में व्हाइट कम्युनिटी जाती है, ब्लैक्स विल नॉट विजिट देयर। सो मैंने आपको बताया कि 1950 के बाद प्रोटेस्ट शुरू होंगे। सो सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। They launched protest marches and strikes. बिल्कुल protest marches और strikes करना उन्होंने शुरू कर दिया, although it was not permitted. But how long can you stop this nuisance, right? So they launched protest marches and strikes. The African National Congress, ये नाम मैंने आपको बताया था चैप्टर में। So the African National Congress was the umbrella organization. जब मैं ये कहता हूँ कि umbrella organization का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मगर उनका बेसिक जो कॉमन गोल होता है वो सेम होता है, इसलिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर बहुत सारी। तो ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके अंदर हो सकता है बहुत सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हो। So the African National Congress was the umbrella organization that led struggle against the policies of segregation. This included many workers unions and communist party. So इसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बहुत सारे ट्रेड यूनियन मतलब क्या होता है, जब आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं तो उसमें वर्कर्स का जो है एक यूनियन बनता है कि ताकि जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो ट्रेड मतलब जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनके साथ कुछ गलत ना कर सकें, इसलिए सारी वर्कर पार्टी बना के क्या करती है, एक यूनियन बना लेती है कि अगर हम साथ में रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो ये ट्रेड यूनियंस, ऐसे ट्रेड यूनियंस प्लस जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज मतलब ऐसी पार्टीज जो कि बिलीव करती हैं
कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी में सबके पास इक्वली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सो क्या हुआ कि इन लोगों ने ये सारी कम्युनिटी, ये जितनी भी पार्टीज थी और ट्रेड यूनियंस थे, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर आते थे। इसके बाद क्या हुआ, सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। बहुत सारी कंट्रीज ने, क्योंकि देखो अभी तक आप समझो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से समझो, काफी चेंज हो चुका था, वर्ल्ड बैलेंस ऑफ पावर एकदम चेंज हो चुका था। बहुत सारी कंट्रीज ने इस अपार्थाइड सिस्टम को यानी कलर डिस्क्रिमिनेशन को अनजस्ट कहा कि ये फेयर नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, सारे गोरे भी इसके फेवर में नहीं थे। There were many white people who were not in agreement with this policy of discrimination on the basis of color. But the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. But गोरों को कहा था, क्योंकि देखो अब आपको अच्छी सारी सहूलियतें मिल रही हैं, सारी चीज़ें आपने इतने लंबे समय से राज किया हुआ है, तो आप ऐसे ही थोड़ी ना वर्ल्ड के कहने के ऊपर आप अपनी सारी जो सहूलतें हैं उनको आप छोड़ देंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, दे कंटिन्यू टू माउंट प्रेशर ऑन पीपल सो दैट दिस रेजिंग वॉइस कुड कम डाउन। तो उन्होंने क्या किया, वही टॉर्चर करना, डिटेन करना लोगों को, वो कंटिन्यू रखा, ब्लैक्स को और जो कलर्ड लोग थे उनको। ओके, तो अब हमारे को क्या करना है, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने देख लिया कि क्या हो रहा था, उसके बदले में क्या हुआ। अब ये धीरे धीरे करके आपको जैसे पता है, अधर्म बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, वैसे ही ये जो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती थी, और ये बात अच्छी तरीके से व्हाइट कम्युनिटी को समझ में आ चुकी थी। इसीलिए अब ये लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। इनके एटीट्यूड में चेंज आना शुरू हो गया था। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, the governments realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. अब उनको समझ में आ गया था कि भैया इनको डिटेन करके, मार के और इनको टॉर्चर करके अब बहुत लंबे समय तक इस तरीके की पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो the white regime changed its policy, discriminatory laws were repealed, ban on political parties and restrictions on the media were lifted. आपको पता है कि सबसे पहले मीडिया को जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि ताकि वो वहाँ की जो मौजूदा हालत है सरकार की और देश की, वो दुनिया तक ना पहुंचाएं, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं लॉज के माध्यम से, सबसे पहले किसके ऊपर, मीडिया के ऊपर। ऐसी ही रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, एजिटेशंस के ऊपर और जो मीडिया था उसके ऊपर उन्होंने लगा के रखी हुई थी कि ताकि वो बाहर पूरी दुनिया में इसको कम्युनिकेट ना कर सकें। बट आपको पता है अधर्म बहुत लंबे समय तक नहीं छुपता है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने क्या किया, उन रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने लिफ्ट कर लिया, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा था थिंग्स आर चेंजिंग, वी कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू दिस थिंग। सो व्हाट हैपेंस, तो 28 साल बाद जब उनको जेल हुई थी, आपको पता है 1964 में जेल हो गई थी। दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन वाज नेल्सन मंडेला इम्प्रिजन्ड, तो वेयर एंड व्हेन। सो दीज टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी नो, 1964 एंड सेकेंड वाज कि कहां पर। ओके, सो क्या हुआ कि फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आज़ादी कब मिली, तो 26 अप्रैल 1994 की मिडनाइट को आज़ादी मिलती है। द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट्स। अब क्या हो रहा है, अब अपार्थाइड सिस्टम को क्लोज किया जा चुका है, अब एक नया साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ये रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में एक ऐसी सरकार बनेगी जहां पे अलग अलग रेस के लोग बनेंगे, जहां पे गोरे भी होंगे, काले भी होंगे, कलर्ड भी होंगे और बाकी की रेसेस के भी लोग होंगे इस गवर्नमेंट के अंदर। हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेट अस हियर नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका, ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। अब साउथ अफ्रीका की इस नई इमेज, इस नई छवि के बारे में नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, उनका क्या सोचना था, उनका क्या कहना था। तो उन्होंने ये कहा, हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी, exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish, that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. So ये बता रहे हैं कि ये जो बहुत लंबी दुश्मनी थी दो कम्युनिटीज के बीच में, ये खत्म इसलिए हो पाई क्योंकि लोगों का विश्वास था अच्छाई में, और वो चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका जो कि एक नया कंट्री बनने वाला है, उनका विश्वास इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमेशा बना रहे।